दोस्तों, मैं प्रसन्न मिश्रा आपके सामने लेके आ गया हूँ वो चीज़ जिसका हिंदी माध्यम के हर छात्र को बेसब्री से बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था, यानी द हिंदू का हिंदी अनुवाद रोजाना। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि आज की तारीख में आईएएस निकालने के लिए द हिंदू पढ़ना अनिवार्य हो गया है, लेकिन वो सारे छात्र जो अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं उनके लिए ये अखबार पढ़ना बहुत भारी मुश्किल काम होता है। और साथ ही साथ वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ पर दोस्तों दो काम करूँगा कि आपको ये बताऊँगा कि द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, नंबर एक। और दूसरी चीज़ नंबर दो, कि अंग्रेज़ी कई सारे शब्दों को मैं आपको हिंदी में बताऊँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, जिससे कि इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली खबर है, तृणमूल के लोकसभा के लीडर जो हैं, नेता जो हैं, वो रोज़ वैली के चिटफंड घोटाले में पकड़ाए। तो इसमें जानने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना जानने लायक है कि चिटफंड घोटाला क्या होता है। तो चिटफंड घोटाला दोस्तों वो घोटाला होता है जिसमें कि कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा ब्याज देने के नाम पर लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा जमा करती है और बाद में सारा का सारा पैसा लेके भाग जाती है, और लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि वो पैसा उनको कभी नहीं मिल पाता है। और ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि जो कंपनियां होती हैं वो कभी पकड़ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा पुलिस कभी भी रिकवर नहीं कर पाती है। दूसरे पेज में मात्र इतनी खबर है कि जो दंगल है वो टैक्स फ्री हो गई है दिल्ली में, तो अब आप जाकर के देख सकते हैं, थोड़ा सा टिकट का रेट कम हो गया होगा। 203 पेज में सोडोमी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सोडोमी क्या होता है, तो किसी प्रकार का जो अप्राकृतिक मैथुन होता है, यानी कि जिसे हम गुदा मैथुन कहते हैं, उसे सोडोमी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। और ये जान लें आप कि आईपीसी की धारा 377 के तहत ये एक जुर्म है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर बलात्कार या सोडोमी का भी कोई भी केस होता है तो पुलिस उसे कैसे जांचती है। तो वहाँ से सीमेन यानी कि आपके वीर्य का जो एक है नमूना वहाँ से लिया जाता है और उसको आपके डीएनए से मैच किया जाता है, यानी उसे मिलाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके वीर्य में आपके शुक्राणु होते हैं जिनमें कि आपका डीएनए होता है, और आपके शरीर में जितनी भी चीज़ें, आपका खून, आपके बाल, उनमें भी आपका डीएनए होता है, और आपके शरीर की हर कोशिका का डीएनए एक ही होता है। तो जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के वीर्य से ये पता किया जा सकता है कि वो उसी व्यक्ति का वीर्य है या नहीं। तो बलात्कार के केसेस में अक्सर ऐसा ही किया जाता है, और खासकर कई बार जो अवैध बच्चे होते हैं उनमें ऐसा ही किया जाता है। जैसे कि अंडी तिवारी के, जो कि पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उनके एक बेटे ने ये बात, जो कि अवैध बेटा था, उसने ये बात कही थी कि वो मेरे पिता हैं, तो डीएनए टेस्ट में बात साबित हो गई थी। चौथे पेज में कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है कोहरा पड़ रहा है, और यहाँ पे जो विजिबिलिटी यानी जो दृश्यता है वो 50 मीटर से कम हो चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पर है, प्लान टू कन्वर्ट मंडीज इनटू ई मार्केट। तो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है और केंद्र सरकार की एक योजना है ई मंडी। तो जब वो आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो इस पेज में और कुछ नहीं है, अगले पेज में चलते हैं। तो अगले पेज में लिखा हुआ है कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर यानी कि जो कार्यक्रम के आयोजन करता है, तो अगर वो कोई भी कॉपीराइटेड गाना बजाते हैं तो उसके लिए उन्हें उस कंपनी को रॉयल्टी चुकानी पड़ेगी। रॉयल्टी यानी उसका पैसा उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक केस हुआ था जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा था। यहाँ पर जो कुछ कॉपीराइट संगठन हैं तो उनका ये कहना था कि हम जो हैं तो वो कानूनी प्राप्ति करता हैं किसी भी कॉपीराइट वर्क की, यानी कोई भी जो कार्य किया जाता है तो हम उसके कानूनी प्राप्ति करता हैं। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो है तो कोई भी काम करके, जैसे गाना गा करके मर गया, तो उसका जो बेटा है तो वो उसका जो है तो ऑथराइज्ड एजेंट हो जाता है। तो अगर उसने भी उनको वो चीज़ बेची है तो वही उसके कानूनी प्राप्ति करता है, जो कि कॉपीराइट एक्ट यानी कॉपीराइट अधिनियम का जो सेक्शन 18 है, तो उसके तहत उन्होंने कहा कि ये बात कही हुई है, इसलिए कोई भी हमारे गाने को इस तरीके से बिना पैसे चुकाए नहीं बजा सकता है। और हाई कोर्ट ने कहा ये बात ठीक है। तो पेज नंबर 5 के बाद पेज नंबर 8 पे आते हैं, क्योंकि इसमें पेज नंबर 5 से 8 के बीच नहीं दिया हुआ है, शायद उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रहे होंगे, तो वो इसमें नहीं था। तो आप देखिए कि मैसूरू में जो एक जू है, यानी कि जो चिड़ियाघर है, वहाँ पर बर्ड फ्लू पाया गया है। तो बर्ड फ्लू जो है तो एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, और यहाँ पर वो एवियन इन्फ्लुएंजा है H5N8। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्वाइन फ्लू में कौन सा होता है, तो वो था H1N1। यहाँ पे दिया हुआ है H5N8, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एवियन का मतलब होता है उड़ने वाले जीव, यानी कि पक्षी। दोस्तों, अगली खबर है कि 190 नाबालिगों को तेलंगाना में भट्टियों में काम करने से मुक्त कराया गया। तो यहाँ पर जानने लायक ये बात है कि यहाँ पर आईपीसी की एक धारा है, और साथ ही साथ बंधुआ कानून अधिनियम है, यानी ये बॉन्ड लेबर एक्ट है, कि जिसके आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहा है, किसी नाबालिग से गलत काम करा रहा है, यानी उन परिस्थितियों में काम करा रहा है जो कि कानून गैर कानूनी है, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। पेज नंबर 9 पे एक खबर है कि
उत्तर पूर्व में 5.7 की तीव्रता का एक भूकंप आया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि रिक्टर स्केल क्या होता है। तो आपको बता दूँ, ये एक प्रकार का लघुगणक पैमाना होता है, जहाँ 2 रिक्टर स्केल यानी कि 4 से 5 के बीच सिर्फ 1 गुना का नहीं बल्कि 10 गुने का फ़र्क होता है। और साथ ही आप ये जानिए कि लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन क्या होता है। तो आप भूगोल की किताब में इसको ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों अब आता है एडिटोरियल। तो अब एडिटोरियल आता है, तो एडिटोरियल को मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आगे जो कल से वीडियो बनाऊँ तो उसमें कवर करूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज रात के बज चुके हैं 12:31। ऊपर आपको दिखा भी रहा होगा। क्योंकि मैंने जो काम तय किया था तो मैं उसको करता ही हूँ। तो इस वीडियो को भी बनाने के लिए पहले मुझे पूरा का पूरा द हिंदू अखबार पढ़ना पड़ गया, चूँकि आमतौर पर मैं इस अखबार को नहीं पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ दैनिक जागरण पढ़ता हूँ और बाकी की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पर अंग्रेजी में जो खबरें होती हैं मैं उनको सीधे पढ़ लेता हूँ। और इसके अलावा सिविल्स डेली एक ऐप आती है जिसमें द हिंदू की सारी प्रमुख खबरों का एक विवरण बना करके वहाँ पे आपको शॉर्ट में दे दिया जाता है। तो मैं अक्सर उसको पढ़ लेता हूँ। द हिंदू अखबार में यूजुअली नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन चूँकि मैंने ये कहा कि अब आपको मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध कराना है तो मुझे अब ये पूरा अखबार पढ़ना पड़ेगा। तो चूँकि ये मैं आज नहीं कवर करूँगा, ये आपको कल से मिल जाएंगे। यानी कि ये तो अभी आप देखेंगे कि ये 4 जनवरी का पेपर था, ये वो था। तो 5 या 6 जनवरी के जो पेपर आएंगे तो वहाँ से मैं आपको एडिटोरियल भी जो है सारांश में बता दिया करूँगा। तो देखते हैं पेज नंबर 12 पे क्या है। तो पेज नंबर 12 पे कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है कि किसानों के एक निकाय ने एक योजना बनाई है कि वो 19 तारीख से आंदोलन करेंगे। तो ऑल इंडिया किसान सभा दरअसल कोई सरकारी नहीं है ये, तो उधर किसानों का एक संगठन है। तो इसने कहा है कि हम ये एनडीए की जो नीतियाँ हैं यानी मोदी सरकार की नीतियाँ हैं तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि यूनियन बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन फरवरी, यानी कि जो केंद्र सरकार का बजट है तो संघीय बजट है वो 1 फरवरी को आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी तक बजट जो था 28 फरवरी को आता था, लेकिन अब जो है ये बजट अब 1 फरवरी को आएगा। तो मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन किया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1 फरवरी को आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी मिल जाएगा। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो बजट सत्र है वो अब 31 जनवरी से 9 फरवरी तक के बीच का होगा। दोस्तों पेज 13 में यहाँ पे दिया हुआ है एडियलेंस ऑन 1600 करोड़ डिपॉजिट बाय कॉपरेटिव्स, यानी कि जो सहकारी समितियाँ हैं तो अगर वो 1600 करोड़ से ज़्यादा जमा करती हैं तो ईडी की उन पर यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उन पर निगाह होगी। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है हिंदी में कहते हैं उसे प्रवर्तन निदेशालय। तो दोस्तों जो प्रवर्तन निदेशालय होता है उसका मुख्य काम होता है काले धन को सफ़ेद बनाने से रोकना, यानी कि जिसे धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे कि आप कपड़ों को धोते हैं तो उससे गंदगी निकल जाती है, वैसे ही आप काले धन को धोएं तो गंदगी निकल जाती है और सफ़ेद हो जाता है। तो धन शोधन इसीलिए उसे कहते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्रिंग भी का यही अर्थ होता है कपड़ों को धोना, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग पैसे को धोना और काले से उसको सफ़ेद बना लेना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय है तो उसका काम है कि जो भी काले धन को सफ़ेद में बदलने की कोशिश करता है वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी कि उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। यानी कि एक प्रकार की आर्थिक अपराध शाखा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुख्य रूप से 2 कानूनों पर काम करती है। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो मैं कभी उनके बारे में आपसे बातचीत ज़रूर करूँगा। अगली खबर है मोदी फॉर साइंटिफिक कनेक्ट, यानी मोदी वैज्ञानिक जुड़ाव की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि हर साल यहाँ पर होती है और इसकी एक सभा होती है हर साल। तो उसका कोई ना कोई विषय होता है जिस पे बातचीत होती है और उसमें हर साल प्रधानमंत्री कोई ना कोई भाषण वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो लिखा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपको जानना चाहिए कि पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। और साथ ही यहाँ पे इसके बारे में आज हमने वैसे भी जागरण के रिव्यू में काफ़ी लंबी चर्चा की थी। और ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ नई चीज़ क्या है कि हब एंड स्पोक मॉडल। तो दोस्तों हब एंड स्पोक मॉडल वो होता है कि जहाँ पर एक हब होता है जो कि केंद्र में होता है, और स्पोक यानी कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं वो उसके चारों ओर होती हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनियाँ विभाग होते हैं तो वो एक केंद्रीय विभाग से जुड़े हुए होते हैं और उनकी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे उपयोग कर सकते हैं। तो जिसके कारण कि क्या होता है कि सभी को अपनी अलग अलग परिसंपत्तियाँ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग अलग टूल्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो आपस में ही टूल्स एक दूसरे को दे करके काम मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो उन्हें कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। तो जिसके बारे में हम कभी आगे चल के बात करेंगे। तो मोदी जी का कहना है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम कुछ ऐसी कंपनियां बना सकें कि जो सीधे टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उनको सीधे जीवन के नए अनुप्रयोगों में वो लगा सकें। तो चलिए अच्छी बात है। अब दोस्तों आ जाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे, यानी पेज नंबर 14 पे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रम्प पिक्स चाइना क्रिटिक एज ट्रेड हेड, यानी कि ट्रम्प ने जो अपना व्यापारिक प्रमुख चुना है तो वो चीन के आलोचक रह चुके हैं। तो उनकी क्या नीतियाँ हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव गोल्स, यानी कि जो पुरानी दुरानी जो रूढ़िवादी सोच है तो वो उनके लक्ष्य हैं, और साथ ही ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यानी कि व्यापारिक संरक्षणवाद। तो व्यापारिक संरक्षणवाद क्या होता है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, तो आप खुद चाहें तो खोज लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि क्या अमेरिका और रूस के बीच फिर से किसी प्रकार का शीत युद्ध छिड़ चुका है। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि वो ऐसे कुछ कारण क्या थे कि जिनकी वजह से वर्तमान समय में 1991 के बाद जो रूस और अमेरिका के बीच जो बढ़ चुकी है तनाव, उसके पीछे क्या कारण है। तो एक दिया हुआ है कि जॉर्जिया वार, तो उसमें क्या हुआ था देख लीजिएगा। और दूसरा दिया है असाइलम टू एडवर्ड स्नोडेन। असाइलम मतलब होता है कि किसी को शरणार्थी प्रदान, यानी किसी को रिफ्यूज प्रदान करना, यानी कि जैसे दलाई लामा ने यहाँ पे असाइलम लिया हुआ है तो उसे कहते हैं कि जब कोई दूर बाहर का आदमी आपके यहाँ रुकता है तो उसे कहते हैं असाइलम, यानी कि आप उसे शरण प्रदान करते हो। असाइलम मतलब होता है शरण। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, यानी कि यूक्रेन में जो झगड़ा था, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ है कि क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, और बाकी सारी दुनिया उसका विरोध कर रही है, खासकर यूरोप में और यूक्रेन के जो साथी हैं और अमेरिका। और उसके बाद सीरिया क्राइसिस, तो सीरिया में क्या हुआ था कि अमेरिका ने विद्रोहियों को खड़ा किया था कि वो असद को सत्ता से हटा दें, लेकिन क्या हुआ कि रूस ने असद को सैनिक सहायता दे करके बचा लिया, जिसकी वजह से अभी दोनों के बीच तनाव चल रहा है। और आगे क्या है टाइज विद तालिबान, यानी कि तालिबान के साथ समझौते। तो हुआ क्या था कि आप जानते हैं कि तालिबान और अमेरिका के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहा है, क्योंकि अलकायदा जो थी वो भी तालिबान की एक विंग थी, तालिबान की सपोर्टर थी, और उसके सपोर्ट से उसने हमला किया था। तो अमेरिका ने ये तय किया था कि हम तालिबान को ख़त्म कर डालेंगे, हालांकि कर नहीं पाए हैं, लेकिन ये सुनने में आया है कि रूस अब तालिबान से कुछ विशेष प्रकार के वार्तालाप कर रहा है, तो जो उनके बीच अब तनाव का कारण बन सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरिया रिबल्स हाल टॉक्स ओवर वायलेशन, यानी कि जो सीरियाई विद्रोही हैं तो उन्होंने बातचीत जो है तो उल्लंघन कारण बंद कर दी। तो सीरियाई विद्रोहियों का ये कहना है कि जो युद्ध विराम यानी सीज फायर की बात हुई थी तो वो सीरियाई सेना तोड़ रही है, सीरियाई सेना लगातार विद्रोहियों पर हमले कर रही है, इसलिए हो सकता है कि आगे चल के विद्रोही जो हैं तो किसी भी तरीके की बातचीत से मुकर जाएँ। तो ये कहा गया था कि ये जो बातचीत होगी तो ये कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना में होगी। तो आपको जानना चाहिए कजाकिस्तान कहाँ पर है और अस्ताना कहाँ पर है, और इसके बाद कजाकिस्तान जैसे देश के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये एक स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ दिया हुआ प्रोटेस्टिंग वर्कर्स जेल्ड इन सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरब में आंदोलन करते हुए कुछ वर्कर जो हैं, जो कुछ मजदूर हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दरअसल पे कुछ विदेशी मजदूर जो थे तो सऊदी अरेबिया में आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि दोस्तों दिक्कत क्या हुई है अभी हाल फिलहाल में, आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं, और सऊदी अरब की जो 70% आय है वो इसी तेल से होती है। तो चूँकि क्या है कि ये तेल की कीमतें गिरने से सऊदी अरब की जो सरकार है उसका टैक्स और रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, और सऊदी अरब की सरकार ने कंस्ट्रक्शन के लिए जिन कंपनियों को ठेका दे के रखा हुआ था तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो हैं तो उनको सऊदी अरब की सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास खुद ही पैसा नहीं है। तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं तो उन्होंने अब लोगों को काम से निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी वजह से वो सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया। पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है इंश्योर 40% ऑफ करेंसी रीच रूरल एरियाज, यानी कि आरबीआई ने कहा है कि इस बात को आप तय कीजिए कि जो 40% मुद्रा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जानी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा है कि जो एटीएम है तो उनमें 500 और 100 के नोट डाले जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वहाँ पर खुलने की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ पर दिया हुआ है OVL क्वालिफाइज टू बिड फॉर ईरान ऑयल गैस प्रोजेक्ट। तो OVL है दोस्तों ONGC विदेश लिमिटेड। तो ONGC विदेश लिमिटेड ने उस बात के लिए क्वालिफाई कर लिया है कि जहां पर वो ईरान के किसी गैस प्रोजेक्ट के लिए नीलामी में अब बोली लगा सकेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो नेशनल ईरानियन ऑयल कॉरपोरेशन है NIOC, तो वो अपने कुछ शेयर्स के लिए बोलियाँ, कुछ इलाकों के लिए बोलियाँ लगा रहा होगा। तो उसके लिए दुनिया भर से तकरीबन 29 कंपनियां आ रही हैं बोली लगाने, तो जिनमें से कि इंडियन ऑयल भी एक है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले उसके लिए इनको क्वालिफाई करना पड़ता है, यानी कि कोई भी वहाँ पे आंडू पांडू कंपनी ऐसे ही नीलामी के लिए बोली लगाने नहीं पहुँच सकती है। और ONGC विदेश लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, यानी ONGC का वो एक विदेश प्रभाग है।
अगली खबर है दोस्तों कि यहाँ पे कहा गया है कि नेक्स्ट फिस्कल विल मेक अप फॉर लॉसेस पनगड़िया। तो दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, तो उन्होंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो कुछ भी जो अभी नोटबंदी की वजह से हुआ है नुकसान, उसकी भरपाई कर ली जाएगी। तो मेकअप फॉर का मतलब होता है भरपाई करना। अगली खबर है कि प्रोस्पेक्ट ऑफ अप्रूवल ऑन जीएसटी रोल आउट डिमिनिश फर्दर, यानी कि जीएसटी की 1 अप्रैल से लागू होने की संभावनाएं अभी भी धूमिल हो चुकी हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लफड़े जीएसटी के में चल रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है डुअल कंट्रोल, यानी कि दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण का। तो यानी कि चूँकि पहले राज्य और केंद्र के जो टैक्स होते थे अलग अलग होते थे, इसलिए हर टैक्स पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण अलग होता था। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर सभी अकेले जीएसटी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो अब ये दिक्कत उत्पन्न हो रही है कि भाई उनका प्रशासनिक नियंत्रण कैसे होगा। साथ ही यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता है कि नेस्कॉम क्या है। बाकी आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे दिया हुआ है अगले पेज में कि डायमंड कॉन्ट्रैक्ट डायमंड कॉन्ट्रैक्ट सेट टू डेब्यू सोन इन इंडिया, यानी कि जो डायमंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भारत में पदार्पण की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत दुनिया का पहला देश होगा जहाँ पे आप डायमंड में भी, यानी कि हीरे में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है दोस्तों कि दुनिया में जो हर 13 में से 12 हीरे होते हैं, तो या तो भारत में तराशे जाते हैं या तो भारत में उनकी पॉलिशिंग की जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे साथ ही दोस्तों ये कहा गया है कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज में, यानी कि शेयर मार्केट में शुरू हो जाएंगे, तो हीरा जो है तो वो आगे चल के एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, यानी कि एक निवेश उत्पाद बन जाएगा, यानी कि जिस पे आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली खबर पे चलते हैं। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि BSE गेट सेव इन नॉट फॉर IPO में रेस 1500 करोड़। तो दोस्तों BSE दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE वो कंपनी है कि वो स्थान है जहाँ पर देश भर की जो कंपनियां हैं वो लिस्टेड हैं और वहीं पे उनके शेयर की खरीद फरोख्त होती है। तो मज़े की बात दोस्तों ये है कि वो कंपनी जो पूरे देश भर की शेयरों की खरीद फरोख्त करती है, वो अपना खुद IPO उतार रही है। तो दोस्तों IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। दोस्तों जो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है, यानी कि जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में उतरती है तो वो अपने IPO जारी करती है, और फिर जब बाद में वो अन्य अपने शेयर जारी करती है तो फिर वो IPO नहीं कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से BSE जो है, तो जब सेबी उसको वो सेबी ने उसको जो है तो वो दे दी है परमिशन, नहीं सेबी ने उसको अनुमति दे दी है, तो अब जो है वो अपने IPO ये बाज़ार में निकाल सकते हैं, यानी कि अब उसके जो शेयर्स हैं वो बाकी लोग भी खरीद सकते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम कॉल ड्रॉप्स रिकॉर्डेड ऑन एयरसेल नेटवर्क, यानी कि एयरसेल के नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा कॉल ड्रॉप्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये कहा गया है कि बिहार में जो कॉल ड्रॉप रेट है, यानी कि जो बिहार में कॉल ड्रॉप की दर है, तो वो कॉल ड्रॉप की जो एक अनुमानित दर है तो उससे 6 गुना ज़्यादा है। तो आमतौर पर कहा जाता है कि कॉल ड्रॉप जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक महीने में। और साथ ही साथ आप जितनी भी कॉल करते हैं तो 2% से ज़्यादा कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 गुना, यानी 12 15% तक कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं, जो कि बहुत ही भयंकर है। और दोस्तों यहाँ पे हालांकि मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, लेकिन आप देखिए जानिए कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई की अप्रूवल, यानी आरबीआई की स्वीकृति मिल गई है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनसे किस प्रकार से अलग होते हैं। और जो पेटीएम है तो उसने भी पेमेंट बैंक के हिसाब से अब आरबीआई से आखिरी स्वीकृति ले ली है। तो इसमें अब किसी अगर आप पेटीएम पे अपना कोई खाता खुलवाते हैं इस तरीके के पेमेंट बैंक का, तो उसमें आप 1 लाख रुपये जमा करवा सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में और ऐसे कितने सारे पेमेंट बैंक्स हैं और कौन खोलने वाले हैं। दोस्तों आते हैं खेल के पेज पर। हालांकि खेल के पेज में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होती है जो कि यूपीएससी में पूछी जाती है, खासकर प्रीलिम्स में। लेकिन यहाँ पे एक जो न्यूज़ है तो वो खेल से संबंधित नहीं है, बल्कि वो बीसीसीआई से संबंधित है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो कैग होता है, यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो जो कैग होता है तो आप जानते हैं कि वो सरकार का और साथ ही जो सार्वजनिक उपक्रम है तो उनका जो भी अकाउंट होता है तो वो उसको हमेशा उसकी लेखा परीक्षा करता है कि यानी कि जितना खर्च हुआ वो सही खर्च हुआ कि नहीं। और
अगर नहीं खर्च हुआ तो उस पे अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बीसीसीआई है तो बहुत गड़बड़ी करता है अपने अकाउंटिंग में, और वो कई बार बहुत सारे राज्य के एसोसिएशन हैं जिनको ज़्यादा पैसा देता है, कईयों को कम पैसा देता है। कई सारे एसोसिएशन जो हैं तो वहाँ पे क्रिकेट इसलिए नहीं सुधर पा रहा है क्योंकि बीसीसीआई उनको पैसा ही नहीं देता है। तो ऐसी वजह से क्या हुआ था कि जो लोढ़ा कमेटी थी तो उसने कहा था कि भाई इस तरीके का जो आप भेदभाव करते हैं वो ठीक नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अनुराग ठाकुर और अजय शेर को हटा दिया है क्योंकि वो लोग गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये कहा गया है कि एज पर द रिकमेंडेशन द CAG will have a nominee in the Apex Council that would oversee the administration of the cricket in India। तो यानी कि ये कहा गया है कि जो एपेक्स काउंसिल यानी जो बीसीसीआई है क्रिकेट की, तो अब हो सकता है कि कैग का एक नामित सदस्य उसमें होगा, और जो कि बीसीसीआई के सारे खर्चों का, सारी आय और व्यय का वो हिसाब किताब रखेगा, जिससे कि बीसीसीआई के सारे खर्चों में पारदर्शिता आएगी और जो बीसीसीआई है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा पारदर्शी बन सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू का कंप्लीट रिव्यू। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे लगातार बनाता रहूं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं नीचे पट्टी होगी, नाम लिखा होगा प्रसन्न मिश्रा, दाएं में बटन लाल कलर का बना होगा जो कि सब्सक्राइब है, तो तुरंत उसको दबाएं 1 सेकंड में और मेरा आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको लगातार मिलते जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।